अब भी हमारे देश में कुछ लोग और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस कानून के बारे में एक फेक न्यूज फैला रहा है और सीएए को एंटी मुस्लिम कानून बताया जा रहा है। और आज मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं, देखिए। कतर के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क जिसका नाम है अल जजीरा, अल जजीरा ने इस कानून के ऊपर आज जब ये भारत में लागू हुआ है इस पर एक खबर की है अल जजीरा ने। और अल जजीरा ने क्या लिखा है मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं, देखिए। अल जजीरा का ये जो हेडलाइन है, अल जजीरा लिखता है ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया इंप्लीमेंट्स एंटी मुस्लिम 2019 सिटीजनशिप लॉ वीक्स बिफोर इलेक्शन। यानी अल जजीरा ने यह मान लिया कि यह मुस्लिम विरोधी कानून है और उसने अपनी हेडलाइन में इस कानून को मुस्लिम विरोधी कानून बताया है। और अल जजीरा कहां का चैनल है? यह है कतर का एक चैनल। और मेरे हाथ में ये जो आर्टिकल जो उन्होंने पोस्ट किया है उस आर्टिकल की मेरे पास कॉपी है जो मैं लेकर आया हूं। ये वो कॉपी है, देखिए, आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तस्वीर आप देखिए, कौन सी तस्वीर उन्होंने इस्तेमाल की है। और यह आर्टिकल लिखता है इंडिया इंप्लीमेंट्स एंटी मुस्लिम 2019 सिटीजनशिप लॉ बिफोर इलेक्शन। और उसके बाद इस कानून के बारे में उन्होंने लिखा है कि यह बहुत ही विवादित कानून है और द लॉ वॉज डिक्लेयर्ड एंटी मुस्लिम बाय सेवरल राइट ग्रुप्स फॉर कीपिंग द कम्युनिटी आउट ऑफ इट्स एम्बिट, रेजिंग क्वेश्चंस ओवर द सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। यानी ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चरित्र पर एक सवाल उठाता है। हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने भी इस कानून को वही नाम दिया है जो अल जजीरा कहकर जो इसको पुकार रहा है, लिख रहा है। अल जजीरा की भाषा और हमारे देश के विरोधी दलों की भाषा एक ही है और वो भी इस कानून को मुस्लिम विरोधी बताकर इसका विरोध कर रहे हैं और यह विरोध शुरू हो चुका है, जबकि इस कानून का भारत के मुसलमानों से कोई संबंध है ही नहीं। इसलिए हम भारत में रहने वाले जो हमारे जो मुस्लिम दर्शक हैं, मुस्लिम हमारे भाई बहन हैं, उन्हें हम ये बताना चाहते हैं कि इसका भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक से, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, उससे कोई लेना देना इसका नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वो इस कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। तो एक मुख्यमंत्री ने पहले ही चुनौती इस कानून को दे दी है। अब देखिए दूसरे मुख्यमंत्री, केरल की लेफ्ट सरकार के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी इस कानून को सांप्रदायिक बताया है और कहा है कि सरकार इस कानून की मदद से संविधान के मूल सिद्धांतों को कमजोर करना चाहती है। और उन्होंने देश के लोगों से इस कानून का विरोध करने के लिए कहा है। उनका भी ट्वीट है और बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने ट्वीट किया है जो कि आपकी स्क्रीन पर है। और वो ये बताते हैं कि दिस कैन ओनली बी सीन एज पार्ट ऑफ द हिंदुत्व कम्युनल एजेंडा ऑफ द संघ परिवार। यानी ये तो संघ परिवार का सांप्रदायिक एजेंडा है। डिनाइंग सिटीजनशिप टू मुस्लिम्स व्हाइल ग्रांटिंग सिटीजनशिप्स टू नॉन मुस्लिम्स हु इमिग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान इज ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ये तो संविधान का ही खुले रूप से उल्लंघन है और हम भी इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। केरला वॉज द फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली टू पास अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट CAA. The government of Kerala had announced that the NPR will not be implemented in the state. तो ये कहते हैं कि हम तो अपने राज्य में इसे लागू होने ही नहीं देंगे। और वो उन्होंने साफ लिखा है, इट विल नॉट बी इंप्लीमेंटेड इन केरला। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी यही कह रही हैं कि हम इसे पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। इसके अलावा उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि भारत सरकार इस कानून की मदद से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को नागरिकता क्यों नहीं दे रही। वो सवाल उठा रहे हैं कि अगर सबको नागरिकता दी जा रही है तो मुसलमानों को क्यों नहीं दी जा रही। लेकिन आप खुद जरा सोचिए, जब इन देशों में 90% से ज्यादा मुसलमान रहते हैं और ये सारे इस्लामिक देश हैं, तो भारत इन मुस्लिम बाहुल देशों के मुसलमानों को अपने देश में आखिरकार नागरिकता क्यों देगा। लेकिन केरल के मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ऐसी मांग कर रहे हैं कि वहां के मुसलमानों को भी भारत में नागरिकता दी जाए। और उन्होंने यह भी कहा है कि इस कानून से भारत की धर्मनिरपेक्षता को चुनौती मिलेगी। अब आप सोचिए, अगर इसमें मुसलमानों को भी लागू कर लिया जाए तो फिर पश्चिम बंगाल में जो इतने बड़ी संख्या में जो लोग आते हैं,
जिन्हें हम गैर कानूनी शरणार्थी भी कहते हैं, उन सबको नागरिकता मिल जाएगी। केरल के मुख्यमंत्री ने भी ऐलान किया है कि वो सीएए को अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे। और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी आज एक ट्वीट किया है और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक्स पर एक पोस्ट लिखा है। उन्होंने कहा है कि सरकार को देश में सीएए तभी लागू करना चाहिए था जब इस कानून को लेकर जो संदेह और आशंकाएं हैं, जब वो लोगों के मन से दूर हो जाएं। यानी अभी लागू नहीं करना चाहिए था, पहले आशंका और संदेह दूर करो फिर लागू करो। विपक्षी नेताओं की इन प्रतिक्रियाओं से आप ये समझ सकते हैं कि हमारे देश में 2024 के लोकसभा चुनाव का बड़ा मुद्दा अब ये सीएए बन सकता है और इस पर वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति अब खुलकर होगी। आधार कार्ड যখন বাতিল করা হচ্ছিল আমরা রুখে দাঁড়িয়েছিলাম এবং আজও যদি কারো অধিকার কেড়ে নেওয়া হয় মনে রাখবেন তৃণমূল কংগ্রেস একমাত্র রাজনৈতিক দল সর্বপ্রথম সে আওয়াজ তুলবে, আলোড়ন তুলবে যে মধ্যরাতে এমন কিছু করবেন না। এটা ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট নয়, এটা বিজেপির পরিকল্পনা ছলনা। সাহস থাকলে আপনি 6 মাস আগে দিতেন, 4 বছর অপেক্ষা করতে হলো কেন? আর হঠাৎ ইলেকশনের আগে নানা রকম বুলি উড়ে বেড়াচ্ছেন। তো কে নিয়ে কি করবে আমার ডাউট আছে। আমি সবাইকে বলবো চিন্তা করবেন না, ভয় পাবেন না, কোনো মানুষকে বঞ্চিত হতে আমরা দেব না, এনআরসি করতে দেব না। ये बात तो ये है, इतना विलंब क्यों किया? और अगर विलंब किया तो चुनाव के बाद क्या दिक्कत थी? उनका एकमात्र उद्देश्य होता है हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान में बांटो। संविधान में हर व्यक्ति को अपने धर्म को पालन करने का अधिकार है। इसलिए अगर किसी कानून में धर्म के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कौन नागरिक बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, मेरे मत में ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। चुनाव के पहले जिन लोगों को वो वादा किए थे कि हम नागरिकता देंगे और जिसको पहले वो गाली देते थे कि वो इलीगल माइग्रेंट है, बांग्लादेशी घुसपैठिया है, ये आरएसएस कहती थी, अब चुनाव के वक्त उनके वोट लेने के लिए वो कहे कि तुमको हम नागरिकता देंगे, लेकिन ऐसे वो नागरिकता दे नहीं सकते। इसलिए रूल्स बना करके वो चुनाव पार कर लेंगे और एक तरफ कुछ लोगों को कहेंगे हम तुम्हारे नागरिकता को छीन रहे हैं और कुछ लोगों को कहेंगे हम तुम्हें नागरिकता दे रहे हैं। ये कोई लॉजिक तो ही है बच्चों का कि वो डाल देंगे। कानून के तहत आप इतने आसानी से किसी को नागरिकता ले भी नहीं सकते, किसी को नागरिकता दे भी नहीं सकते। तो अब ये सब करके हिंदू मुसलमान करेंगे, भारत पाकिस्तान करेंगे, भारत बांग्लादेश करेंगे। ये खेल आखिरी खेल उनका चल रहा है, चलने दो, लागू होने दो। 370 भी हटाया, क्या किया कश्मीर में? कश्मीरी पंडित आ गए घर में। ये खेल करते रहते हैं लोग। अभी जब तक चुनाव है तब तक सीए खेलेंगे, खेलने दो। लोकसभा इलेक्शन से पहले सीए का रूल्स रेगुलेशन चालू हो जाए, तो चालू हो गया। हम जो बोलते हैं वो करते हैं। अब किसी की इससे तकलीफ नहीं है, सब आनंद में है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को नींद नहीं आ रहा है, यही तकलीफ है उनको। सीएए के लागू होने के बाद देश भर में एक बार फिर से सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और सुरक्षा के जो नए इंतजाम करने पड़ रहे हैं सरकार को वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार और मैं आपको आंकड़े फिर से बता देता हूं। सोचिए, वर्ष 1972 से लेकर 2011 के बीच कुल मिलाकर 18,74,000 लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आ चुके हैं। 18 लाख लोग। और सीएए के लागू होने के बाद जो है इन 18 लाख लोगों को अब नागरिकता मिल जाएगी। इसमें कुछ और भी एडिशन हो सकती है क्योंकि ये 2014 तक जो लोग आए हैं वो, लेकिन आप सोचिए कि संख्या जो है बहुत कम है। 18 लाख लोग जो हैं इतने वर्षों में, देखिए। और यहां भी अगर आप देखेंगे पाकिस्तान से 16 लाख लोग आए हैं। मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको फिर से दिखाता हूं। पाकिस्तान से 16 लाख लोग, बांग्लादेश से 2 लाख लोग और अफगानिस्तान से सिर्फ 14,000 लोग भारत आए हैं। तो आप यह समझ सकते हैं कि 140 करोड़ की आबादी में 18 लाख लोग हैं, वो भी इतने वर्षों में, इतने दशकों में, 2011 तक।
1972 से 2011 तक आप सोचिए, सिर्फ 18 लाख लोगों की बात है। और इन लोगों को जो इस तरह के लोग हैं, उन्हें नागरिकता देने की बात हो रही है। और ये सारे लोग कौन हैं? ये सारे लोग वो हैं जिन्हें धर्म के नाम पर इन तीनों ही इस्लामिक देशों में भेदभाव का सामना करना पड़ा है। इसलिए वो अपनी जान बचाकर, अपने ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए, मानव अधिकारों को बचाने के लिए वो यहां पर आए हैं। अब आप देखिए कि CAA के लागू होने के बाद से ही देश भर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और शाहीन बाग में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और ऐसी सुरक्षा देश में तब बढ़ाई गई थी जब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। आपको याद होगा, जिस दिन फैसला आना था और उसके फैसला आने के कुछ दिन बाद तक देश भर में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। या फिर इसी साल जब अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब भी देश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने पड़े थे। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे देश की स्थिति इस समय कैसी है कि इस कानून को लागू करने के लिए भी अब देश में एक बार फिर से वैसी ही सुरक्षा करनी पड़ रही है। और अभी मैंने जो आपको 18 लाख लोगों का बताया, ये डेटा हमारे पास है 18 लाख लोगों का, लेकिन इसमें धर्म के नाम पर इस डेटा का डिफरेंशिएशन हमारे पास, इस डेटा का ब्रेकअप किसी के पास नहीं है कि इन 18,74,000 लोगों में कौन सा किस धर्म का व्यक्ति है, इसका ब्रेकअप अभी हमारे पास नहीं है। आज हमने अपने मुस्लिम भाइयों को यह बताने के बारे में सोचा है, हम उन्हें यह बताना चाहते हैं कि भारत का संविधान देश के मुसलमानों को नागरिकता की गारंटी देता है और इस गारंटी को हमारे देश के मुसलमान नागरिकों से कोई नहीं छीन सकता। भारत के संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 10 और 11 में इस बात का उल्लेख है कि इस देश के लोगों को जो नागरिकता दी गई है, वो नागरिकता उनसे कोई नहीं छीन सकता, उस नागरिकता को छीना नहीं जा सकता। और यह अनुच्छेद भारत के सभी नागरिकों को उनकी नागरिकता के लिए सुरक्षा और गारंटी प्रदान करता है, जिसका मतलब यह है कि भारत के ना तो मुस्लिम नागरिकों की नागरिकता ली जा सकती है यानी समाप्त की जा सकती है, और ना ही किसी और धर्म के लोगों की नागरिकता भारत में उनसे छीनी जा सकती है। हालांकि कई विपक्षी नेता अब भी इस कानून को लेकर गलत जानकारियां फैला रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि भारत सरकार अपने ही देश के नागरिकों को तो नौकरी दे नहीं पा रही, लेकिन वो दूसरे देशों को यहां लाकर उन्हें नागरिकता देना चाहती है और इसलिए सरकार का यह कानून सही नहीं है।